नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य प्रीतम विश्वकर्मा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सीरीज करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पहले कम से कम 4 वीडियोस को मैंने कवर अप कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर के वो 4 वीडियोस देखिए, उसके बाद हम लोग इस वीडियोस पर बात करेंगे। क्लियर है ना? क्योंकि अगर वो वीडियोस देखेंगे ना तो आपको एकदम क्लियर डाउट आपका खत्म हो जाएगा। जितने भी डाउट्स होंगे ना वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। तो जैसे देख लीजिए, अभी हमने क्या देखा था, इसके पहले एक क्वेश्चन सीरीज हमने खत्म कर लिया है। अब ये दूसरा क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट करना है। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपका लेवल थोड़ा पढ़ाई में अच्छा है, जैसे रेशनल नंबर का जोड़ घटाना गुणा भाग अगर आपको आता है, तो डेफिनेटली आप इस चीज को स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ जाइए। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा बेसिक बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एवरेज या एवरेज से बिलो स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनको ये सब चीजें नहीं पता होता है। जैसे मान लीजिए अगर दिया गया हमारे पास a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई सी अपॉन डी, तो इसका क्या होगा? तो इसको मैं लिख सकता हूं a का मल्टीप्लाई c से हो जाएगा ac, अब b का मल्टीप्लाई d से ये हो जाएगा हमारा bd। तो रूल नंबर 1 पहला हमको ये जानना था। ठीक है ना? दूसरा हमें क्या जानना है कि अगर इसी के जगह पर हमारे पास दिया हो a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी, कहने का मतलब है, तो अच्छा मतलब बताते हैं। अभी अगर कभी भी डिनोमिनेटर सेम हो तो नीचे डिनोमिनेटर को ही रख दिया जाता है। क्लियर है ना? अगर ऊपर प्लस होता है तो प्लस करते हैं, माइनस होता है तो माइनस। तो ऊपर क्या आ रहा है, a प्लस सी, तो इन दोनों को हम लोगों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, मैं वही बता रहा हूं जो हमको इस सीरीज में काम देगा। इस क्वेश्चन सीरीज में जितनी भी चीजें काम देने वाली हैं उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, a अपॉन बी अगर दिया गया हो, यहां मैंने रख दिया माइनस सी अपॉन बी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में नीचे क्या दिखाई दे, दोनों सेम दिखाई दे सब डिनोमिनेटर, तो आपको उसको कॉमन लेकर के बस एज इट इज ऐसे लिख देना होता है। अगर ऊपर प्लस है तो प्लस करें, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर क्या है, माइनस, तो मैं लिख दूंगा a माइनस सी। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा। क्लियर है ना? इससे रिलेटेड अगर हमारे पास दिया जाता है, मान लीजिए दिया गया है 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4/5, तो आपका 2 का मल्टीप्लाई 4 से कर देना, कितना आ जाएगा 8। 3 का मल्टीप्लाई 5 से कर देना, कितना आ जाएगा 15। बस इतना ही था। दूसरा क्या दिया गया है, अगर दिया जाए हमारा 1/2 प्लस 3/2, कोई भी नंबर हो, तो हमको क्या करना होता है, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे कॉमन ले लेते हैं और ऊपर जो भी चीजें उसको जोड़ दीजिए, तो ये जुड़ जाएगा। कट के हमारा कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अगर दिया गया हो हमारा 3/4 माइनस 1/4, दोनों एक दूसरे से सेम है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 4, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/4, कट के आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये था हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इतना हमको पता चल गया ना, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें इसकी वैल्यूज के बारे में बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए। ठीक है, तो बताइए अगर हम आपसे पूछते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना है, cos 30 डिग्री की वैल्यू, sin 60, sin 30, अगर आपको नहीं याद है तो मैं वहां पर यूज करता हूँ थंब वाला रूल। ठीक है, थंब वाला रूल हमने क्या लिखा था, ऊपर था 90 डिग्री, फिर उसके नीचे था 60 डिग्री, फिर था 45 डिग्री, फिर था हमारा 30 डिग्री, एंड आफ्टर देन क्या था हमारा 10 डिग्री। इतना था। ठीक है, अब बात करते हैं साइन थीटा की। अगर मैं बात करता हूं तो साइन थीटा डिग्री का जो फॉर्मूला था, साइन थीटा का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, लोअर फिंगर अपॉन में 2, यही था ना फॉर्मूला। तो इसके बेस पर अगर मैं बात करूं तो बताइए साइन कौन दिया गया, साइन 60 डिग्री का क्या होगा, तो मैं लिखता हूं रूट के अंदर, देखिए साइन लोअर फिंगर है ना, तो साइन 60
60 के नीचे कितने फिंगर्स हैं टोटल? 3 फिंगर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3 और अपॉन में 2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया? √3 अपॉन में 2। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट साइन 30 डिग्री, ये विजिबल हो रहा है? साइन 30 डिग्री, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 30 डिग्री के लिए देखिए 30 डिग्री के नीचे कितना फिंगर है? सिर्फ एक ही फिंगर है, तो लिख देंगे रूट के अंदर 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो देखिए कितना इजी वे से ये हमारा दोनों निकल गया। ठीक है, हमको टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, फटाक से यहाँ भी हो गया। क्या चीज? चटमंगनी पटविया। फिर वापस से करते हैं इसमें, साइन का तो हो गया, कॉस की भी बात कर रहे हैं। तो कॉस का फॉर्मूला क्या था? कॉस थीटा इक्वल टू, इसमें क्या था? अपर रूट के अंदर क्या था? अपर फिंगर अपॉन में 2 था, यही था ना? तो यहां से मैं क्या लिखूंगा? cos 60 डिग्री रूट के अंदर, अपर फिंगर का मतलब क्या है? 60 डिग्री के ऊपर कितने फिंगर्स हैं? सिर्फ एक फिंगर है, तो लिखेंगे √1 अपॉन में, और यहाँ हो जाएगा 2। तो √1 अपॉन में 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2। यहाँ भी √1 अपॉन में 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2। इसकी अगर बात करें cos 30 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट, अब बताइए 30 डिग्री के ऊपर कितने फिंगर्स हैं? टोटल 3, तो मैं लिखूंगा 3/2। आ गया समझ में ना? तो इन्हीं 4 का हमें जरूरत है, तो इन्हीं 4 के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन हमारे लिए कितना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब cos 30, तो यहां पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिख सकता हूं मैं? cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? और √3/2। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे प्लस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? 1/2। ठीक है, अगर इतना हो गया ना देखिए बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, परेशान नहीं होगा। ठीक है ना, रिलैक्स मूड से पढ़िए, एक एक स्टेप बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, इन दोनों नंबर्स की मैं बात करूं, तो बोर्ड मास के थ्रू सबसे पहले क्या बोला जाता है? बोर्ड मास के थ्रू सबसे पहले बोला जाता है डिवीजन करिए, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन करना होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में होता है ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, तो ब्रैकेट तो यहाँ पर है नहीं, तो ब्रैकेट की बात ही नहीं करेंगे, तो डिवीजन इसमें है नहीं, डिवीजन है भी तो ये कटेगा नहीं, तो सब उसके बाद क्या बचता है? मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना मल्टीप्लाई करने का तरीका, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, एज इट इज √3 आ जाएगा। क्लियर है इतना? फिर नीचे 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस बचता है, मैं यहाँ लिखता हूँ प्लस। क्लियर है ना? √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा √3, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है इतना? अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अभी जस्ट अब इस वाले केस को आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये दोनों को तो जोड़ करना है, a/b, a/b, इन दोनों को जोड़ना है। तो मैंने बताया कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कॉमन ले लीजिए, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो कॉमन ले लीजिए, हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा फिर ऊपर जो होता है ना, ऊपर जो भी होता है उसको जोड़ देना होता है। जोड़े वो क्यों? क्योंकि बीच में अगर प्लस का साइन है तो जोड़ दो, माइनस का साइन है तो माइनस कर दो। तो मेरे हिसाब से आप एक बात बताइए, 4 तो कॉमन था, अरे डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने कॉमन ले लिया, अब बचता है हमारा √3। तो ये मुझे बात बताइए कि कभी भी मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, एक रूट और एक रूट, टोटल हाउ मच रूट? तो हमने बोला
एक रूट और एक रूट, टोटल 2 रूट। रूट के अंदर कौन है? रूट 3। तो रूट के अंदर कौन है? 3। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? एक रूट 3, एक रूट 3 कितने हो जाएंगे सब? 2 रूट 3। आया समझ में? अब सिंपल है, डिवीजन हो सकता है ना, 2 1 जा 2। हमेशा याद रखना है नंबर्स को नंबर से कट करिए, इरेशनल नंबर को यहाँ पे कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कट भी नहीं होगा। तो मैं 2 को इससे कट करता हूँ, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो आ जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में? इतना सिंपल था, एकदम सिंपल था, ठीक है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, देख करके डरना नहीं है क्योंकि इसमें दम ही नहीं है। दम क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी क्या जान चुका है? ट्रिक जान चुका है, ठीक है। इस ट्रिक्स को अगर आप चाहें तो अपने रफ वर्क में आपको याद रखना है। जब भी अगर पेपर में पूछता है तो ये तो पूछेगा नहीं, तो इसको आपको याद रखने का बस तरीका होता है, इसलिए क्योंकि हम लोग का पेपर जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ये सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। आपको मैं कम से कम 1 मिनट का समय दे रहा हूं। 1 मिनट में आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। पहले मैं हटता हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर वहां से इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा कि कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। सो होप कि आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मैं हूं, ठीक है। वापिस से आते हैं, देखिए cos 30 cos 60 cos 30 sin 60 sin 30, ठीक है। तो वापिस से अगर मैं हम लोग बात करें तो हम लोग अभी यही सब बात किए थे इस पर, ठीक है ना। cos 60 की वैल्यू कितना है? 1/2। cos 30 की वैल्यू कितना है? √3/2। तो यहाँ पर वैल्यू फटाक से रख सकते हैं आप सॉल्यूशन के तौर पर। भाई हमको आ रहा है ना, इसीलिए अच्छा इमोजी बनाएंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर cos 30 की वैल्यू कितना था? 1/2, फिर मल्टीप्लाई बाई cos 30 की वैल्यू कितना था? 60 की वैल्यू 1/2 था, 30 का कितना हो जाएगा? √3/2। अब बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए। sin 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? तो sin 60 की वैल्यू हो जाएगा √3/2, ठीक है। देखिए अभी हमने जस्ट जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, इस तरीके से था। अगर आप भूलते हैं ना तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करना है आपको। इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 मल्टीप्लाई बाई sin 30 की वैल्यू हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब फिर से बोर्ड मास के थ्रू पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करिए कितना आ जाएगा ये बताइए। थोड़ा सा तबीयत मेरा डिस्टर्ब है ना, खांसी बहुत आ रहा है, इसमें में भी हो सकता है कि मौसम के चेंजेस की वजह से। तो 1 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। √3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। अब इसमें तुमको कुछ सोचना ही नहीं है भाई, जैसा कि हमने पढ़ा है। अगर मैं a माइनस ए आ जाए तो एक a में से a को ही निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 0। तो अगर a/b आ जाए और यहाँ भी a/b आ जाए तो a/b में से a/b को निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 0। एकदम सेम यहाँ पर भी वही काम है। √3/4 को अगर निकाल दिया जाए तो जो हम लोगों का आंसर है वो कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इजी है कि नहीं है? ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अभी ट्रिग्नोमेट्री का, थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब होपफुली आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब आपको बताना है ना यहाँ से कि जितने भी थीटा है ना, थीटा के बारे में हम लोगों को बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कहाँ गया, अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ कॉस थीटा की वैल्यू होता है
मान लेते हैं हम लोग 1/2, ठीक है, ध्यान समझिएगा मेरी बात। कॉस थीटा की वैल्यू मैंने लिखा 1/2, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 1/2 जो है कॉस के टर्म में क्या होगा, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो मैं लिख सकता हूं कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। और इधर मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा। क्लियर है इतना। तो अगर मैं कंपेयर करूं, जैसा कि मैंने बताया था, जब भी हम लोग कभी लिखते हैं कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, वॉटेवर थीटा, जितने भी आते हैं, तो ये तीनों थीटा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सब एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ना। तो ठीक उसी प्रकार मैं बात करूंगा, अगर ये हमारा एंगल है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, एंगल। तो कंपैरिजन के हिसाब से मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, सब इक्वल हैं सब। आया समझ में। कंपैरिजन के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों इक्वल हैं। कहने का मतलब ये है कि थीटा जो है वो हो जाएगा 45 डिग्री के बराबर। आया समझ में। हमेशा जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है तो इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा की वैल्यू मैंने कितना माना था, cos थीटा की वैल्यू मैंने माना था 1/2। तो थीटा के टर्म में, cos के टर्म में हमने बात करते हैं 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो मैंने लिख दिया है, मान लीजिए जैसे कि ये तो होता है 60 का ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो भी वैल्यू था ये हो जाएगा हमारा एंगल 45, बाई मिस्टेक हो गया था, तो इधर हो जाएगा हमारा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कभी भी ना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि ये वाला जो फॉर्म है ना, इसको हमेशा आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग हमेशा याद रखिए भाई, सबसे बेस्ट तरीका होता है ये वाला। आपको वैसे जैसे भी याद हो सकता है, याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे परफेक्ट भी यही होता है। पहले ऐसे पांचों को लिख लीजिए और उसके बाद साइन और कॉस का फॉर्मूला बना लीजिए, tan का हमने बताया ही था। अब जब भी जिसकी जरूरत पड़ेगा वहां से उठा करके रख देंगे, तो इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने देखा था cos थीटा की वैल्यू 1/2 था। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है। तो थीटा को, ये थीटा का मतलब होता है एंगल, और ये 60 डिग्री का भी मतलब एंगल। तो हम लोग जब भी कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद हम लोग बोल देते हैं थीटा किसके बराबर हो गया, हमारा 60 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। कभी कभी बहुत लोग क्या करते हैं ना ये कॉस को ना कहते हैं कि मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री है ना, तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, क्या चीज, जैसे है ना, इसको कॉस को कॉस ही रहने देंगे, यहां से 60 डिग्री लिख करके इस कॉस को इधर ला देते हैं और बोलते हैं ये कॉस से कॉस कट गया, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो जहां तक होता है ना, ये हम लोग का गलत वे है, इस वे को कभी यूज नहीं करना है। हाँ, हम लोगों को भाई अपने लॉजिक से हिसाब से, अगर अपने लॉजिक से समझना हो तो हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन ये चीज सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आप वापिस क्वेश्चन पर आते हैं, तो देखिए इसको मैं, ये जो भी फॉर्म दिया गया है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले क्वेश्चन ही लिख लूं, 2 साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू √3, इतना लिख सकता हूं मैं, ठीक है। वापिस से ये जो भी नंबर दिया गया है, आप हमेशा कोशिश करिए साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, जितने भी दिए गए हैं सब ना, इन सबको एक साथ रखने की कोशिश करिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिया जाता है, इसके पहले अगर कोई भी कॉफिशिएंट दिया जाता है, यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो ये जितने भी कॉफिशिएंट है ना, कोशिश करिए कि इसको राइट साइड में भेज दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है, यहाँ पर जो भी चीज दिया गया है, साइन 2 थीटा को एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिएगा, और √3 ये जो 2 है उधर भेज दीजिए। तो साइन थीटा से, साइन 2 थीटा से क्या हुआ, सॉरी साइन 2 थीटा से क्या है, 2 मल्टीप्लाई है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास मैं ये बोल सकता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू कितना आ गया,
√3/2, ठीक है। वापिस से अगर आप लोग आएंगे इधर, तो जरा मुझे एक बात बताइए कि अभी जो मैंने देखा था क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या आया था इसका, √3/2। तो बताइए √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है। तो हम लोग वापिस से आकर के, हट गया क्या? इसको क्या हो जा रहा है यार? वापिस से बताना पड़ेगा लगता है। चलिए कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं, कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है। मैंने लिख दिया अगर 2 sin थीटा, लेक्चर तो याद ही होगा ना, उसी के हिसाब से चलते हैं। तो अरे भाई हट जाओ यार। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा को रहने देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ √3/2, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, साइन के टर्म में √3/2 किसकी वैल्यू है? तो मैं लिख सकता हूँ साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 थीटा। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ साइन 2 थीटा और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन वॉटएवर जो भी लिखते हैं, तो हमेशा याद रखना है ना कि साइन साइन हट जाएंगे। साइन से साइन जो है तो होता है ना, इसको हम लोग हटा देते हैं, बचता क्या है 2 थीटा इक्वल टू, ये फॉर्म बन जाएगा। तो मुझको याद होना चाहिए साइन और साइन से हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे, बचेगा क्या चीज हमारे पास 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जब भी मैं कट करूंगा तो ये कट करके कितना आएगा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। होप कि समझ में आया वो, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है ना तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर से देखते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या दिया गया है, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वापिस से मैंने बताया कि अगर इन सब का कोई कॉफिशिएंट हो तो उसको उधर भगा दिया जाए। तो मैं लिख सकता हूं cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 होता है हमारा cos 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा cos 3 थीटा, cos cos तो हमारा गायब हो जाएगा, तो बचेगा कौन, 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 60/3। इसको अगर मैं कट करता हूँ तो थीटा की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, 20 डिग्री। इजी है ना, ठीक है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 tan 2 थीटा दिया गया है एंड फिर क्या है -3 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले अभी इनको सेफ रखिए, इनको यहां से भगाइए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 tan, तो फिर इसमें कितना जाएगा 2 थीटा हो जाएगा ना, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 2 थीटा को मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब tan 2 थीटा को लिख करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ √3/√3, ठीक है। अब देखो इसको जब भी मैं सॉल्व करूंगा तो थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होगा। भाई ये बताओ 3 और √3 और नीचे में दिया गया है 1/√3, सॉरी 3 और नीचे दिया गया है √3। तो जरा बताइए ये किसी का है क्या, हमारा वैल्यू है ये किसी का नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि मैंने एक बात आपको बताया था कि अगर कभी भी एक a दिया गया हो तो इस a को मैं लिख सकता हूँ √a इंटू √a, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार इस 3 को मैं लिख सकता हूँ ना √3 इंटू √3 और नीचे √3, ये तो कट जाएगा तो बचेगा हमारा 1/√3। तो इधर आ जाएगा हमारा tan 2 थीटा, इधर भी हो जाएगा हमारा tan 2 थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक है।
देखिए कभी भी ये मत सोचिएगा ना, जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो हम लोग डर जाते हैं कि आखिर में ये हमको करना कब है, कैसे हम लोग सोचेंगे कि ये सब चीजें हमको करना है। तो जैसे हम लोग बता रहे हैं वैसे ही करते जाइए, जहां पर जिस भी रूल का जरूरत पड़ेगा मैं आपको बताता जाऊंगा, आप खुद वहां से लॉजिक क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत सोचा करिए क्वेश्चन देखेंगे और आप तुरंत डायरेक्ट कर लेंगे। जब तक भाई आपको किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन करने के योग्य आप नहीं रहेंगे। पहले इस तरीके का क्वेश्चन कर लेंगे, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, धीरे धीरे आपका दिमाग काम करेगा और आप करते चले जाएंगे, ठीक है। तो बताइए 1/√3 tan के फॉर्म में किसका वैल्यू होता है, तो वो होता है हमारा tan 60 डिग्री का, और ये हो जाएगा tan 2 थीटा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ना कि 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। आया समझ में ना, एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये, ठीक है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर कभी भी आपसे पूछता है तो आप लोग बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहले इसको नोट करिए फिर बताइए हमें। हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटीज। ये मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं दूसरे आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना है इसको। क्या आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा साइन कहाँ का चेंज होता है, क्या a² b² के बीच का साइन चेंज होता है या 2ab। तो याद रखना है साइन हमेशा प्रोडक्ट के सामने चेंज होता है। प्रोडक्ट कौन है, ये है। प्रोडक्ट का मतलब हम लोग बोल सकते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किस में दिख रहा है, 2a और b में, तो यहां पर साइन चेंज होगा, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ये वाला क्लियर हो जाएगा अभी, सॉरी, a माइनस बी का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं a² प्लस b² माइनस 2ab। अब देखिए मैंने बोला था प्रोडक्ट के, हमेशा प्रोडक्ट के पहले ही साइन चेंज होगा। इन दोनों के बीच में ये दोनों तो हमेशा सेम रहेंगे, a² b², a² b²। इसके अंदर कोई भी चेंजेस हो डजेंट मैटर, हमेशा कहाँ पर हमको ध्यान देना होता है, प्रोडक्ट के सामने, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा इससे बनने वाला क्वेश्चन तो हजार है, करोड़ों बना सकते हैं, कोई भी फॉर्म में बना सकते हैं, लेकिन मैं उसी की बात करूंगा ना जो हमारे मतलब जो मैं पढ़ाने वाला हूं और जो हमारे सिलेबस में आने वाला है, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल दूं कि एक काम करिए, b की वैल्यू आप 1 मान लीजिए, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अगर मैंने बोला b की वैल्यू आप 1 मान लीजिए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, a प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 1² प्लस 2ab, लिख सकते हैं क्या इतना। अच्छा, अगर इतना लिख दिए तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं a², 1² का मतलब 1 और प्लस में 2ab। जी हाँ, लिख सकते हैं ऐसे। आए मेरी बात समझ में। दूसरा एकदम वही बात, क्या मैं b की वैल्यू अगर 1 मान लूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूं a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा a² प्लस 1² माइनस 2ab। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग, ये जैसे था a को तो a ही रहने देंगे, 1² का मतलब क्या होता है, तो 1 ही होता है, माइनस 2ab एज इट इज, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को एक बात बताया था ना कि कभी भी अगर आपको
कहीं दिखता है ए, तो इसका मतलब मैं क्या मान सकता हूँ, रूट ए इंटू रूट ए। ठीक है, ये बात अपने लाइफ में कभी मत भूलिए। कोई भी नंबर दिखता है अकेला है तो मैं चाहूं तो उसी का दो नंबर का प्रोडक्ट करके रूट लगा करके लिख सकता हूं। ठीक उसी प्रकार एक बात आपको ये भी याद रखना है, अगर आपको वन कहीं भी दिखे तो आप उसको मान सकते हैं रूट वन, या फिर आप उसको मान सकते हैं वन का स्क्वायर। हमेशा रूट वन की भी वैल्यू कितना आती है, वन ही आती है। वन स्क्वायर की वैल्यू कितना आता है, वन ही आता है। कहने का मतलब है ये तीनों एक दूसरे से क्या है, सब सेम है सब। अगर वन दिखता है तो मैं अपना नजरिया बदल के, अगर वन दिखता है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो हो सकता है वन स्क्वायर है। अगर वो वन स्क्वायर दिखता है तो मैं बोल सकता हूँ कि हो सकता है कि वो वन हो। ठीक है, अभी आगे समझ में आएगा। ठीक है, होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वापिस से आते हैं, देखिए अब क्वेश्चन इसको कितना ईजी से करेंगे हम। ठीक है, पहली बात, क्वेश्चन को एकदम धैर्य पूर्ण बना करके पढ़ा करिए, ताकि आप लोगों को जब भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर देना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, बता रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एंड tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan के पावर 7 थीटा प्लस कॉट के पावर 7 थीटा। ऐसे टाइप का दिया हुआ है आपका। ठीक है, चलिए ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो आपको सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखना है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले उठा लीजिए आप tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा अब आपको करना क्या है, बेसिकली इसकी वैल्यू मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं थीटा की वैल्यू मुझको पता चल जाएगा। थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री, या तो 30, या तो 60, या तो 45, या तो 90, यही हो सकता है ना। तो क्यों ना सबसे पहले मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूं। तो इससे ये समझ में आया कि मुझको थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू निकलेगा फिर उसके आगे कोई काम होगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन को देखिए और उसकी भावनाओं को समझिए कि सब एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, tan थीटा जो है कॉट थीटा का उल्टा है, और कॉट थीटा जो है वो tan थीटा का उल्टा है। तो क्यों ना मैं इस चीज को ऐसे सॉल्व करूं, दोनों को एक फॉर्म में बना सकता हूं, एक ही जैसा दिखने के लिए मैं लिख सकता हूं क्या, tan थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या 1/tan थीटा, बताओ हाँ या ना, लिख सकता हूं इतना। ठीक है, इक्वल टू 2। ठीक है, हमने किया क्या, हमने किया ये कि कॉट थीटा का जो वैल्यू था हमको पता है कि होता है 1/tan थीटा, यही उठा करके हमने लिख दिया। देखिए आपको जितना भी आपको नॉलेज पता हो, जितना भी आप नॉलेजफुल हो, आपको वे ऑफ राइटिंग लिखने आना चाहिए। ठीक है ना, जितना बढ़िया आप लिखेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए सही होता है, और एग्जामिनर भी आपसे इंप्रेस होगा। तो जितना बढ़िया लिखेंगे ना उतना ज्यादा सही होता है। अच्छा दूसरी चीज इसकी अगर मैं बात करूं तो एक चीज याद रखना है आपको, इधर मैं लिखता हूं, अभी इरेज कर दूंगा। अगर दिया गया हो a प्लस बी अपॉन सी, तो ऐसे में क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि एलसीएम ले लें, फिर इन दोनों का 1 और c का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा c। ठीक है, और फिर a का c से मल्टीप्लाइंगे तो करेंगे तो आएगा ac, और 1 का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b। ठीक है, तो इस फॉर्म को मैं अपने नजरिए में रखते हुए यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। tan थीटा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि कौन होगा हमारा 1। क्यों इसको 1 मान रहे हैं, क्योंकि दूसरा नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो इसको भी मैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में बना लेता हूँ, बस दैट्स इट। अच्छा अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा tan थीटा। आया समझ में, ठीक है। फिर अब क्रॉस मल्टीप्लाई, tan थीटा tan करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर लिख सकते हैं हम लोग
प्लस, अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1, और इधर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, आया समझ में इतना? अच्छा ठीक है, अब फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 यहां पर इक्वल टू 2, क्या ही हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। तो मैंने ये सोचा क्यों ना इस tan थीटा को डिवाइड है तो इसके 2 के पास भेज दिया जाए। 2 के पास अगर आप भेजेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan थीटा। क्लियर है इतना? अच्छा, अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, तो लॉजिकली मैंने ये कहा कि देखिए कभी भी जब भी आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आपको एक रूल पता होना चाहिए, हमेशा इक्वेशन को अरेंज करते हैं, और अरेंज जब भी आप करेंगे तो हमेशा याद रखना है पहले बड़ा वाला पावर हो, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे सो ऑन करता चला जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूंगा तो इसकी पावर कितना है 2, tan की पावर कितना है 2, 1 के पावर देखा जाए तो यहाँ पर हमेशा हम लोग वेरिएबल की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है हमको, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो इसके फॉर्म में मैंने ये लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, इस वाले को इधर लेते आइए तो कितना हो जाएगा -2 tan थीटा, और ये हो जाएगा +1, और इधर बच जाएगा हमारा 0। आया समझ में? तो इस फॉर्म में मैं बोल सकता हूं पावर 2, पावर 1, और यहाँ पर पावर 0। क्लियर है ना? मैं बता दूं थोड़ा सा, वरना आप लोग कहेंगे क्या ही क्या बोल रहे हैं, समझे नहीं आ रहा है। tan स्क्वायर थीटा, फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 tan थीटा, और ये है 1, तो 1 के आगे मैं लिख सकता हूँ tan टू द पावर 0 थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो पूरा कट पिट करके हमारे पास कितना हो जाएगा पावर देखेंगे तो 2 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसको खत्म करिए। फिर यहां से अगर बात करें, इसको देख करके मुझको क्या समझ में आता है, इसको देख करके अभी जस्ट मैंने आपको एक आइडेंटिटीज के बारे में बताया था, वो समझ में आ रहा है। देखिए, या तो आइडेंटिटी इस फॉर्म में हो सकता है, या तो इस फॉर्म में हो सकता है, या फिर सॉल्व करे तो इसके फॉर्म में हो सकता है। तो जो हमने देखा क्वेश्चन अभी जस्ट, वो इसके फॉर्म में हमको कुछ हद तक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक नंबर स्क्वायर है, एक नंबर प्रोडक्ट में है, और एक नंबर अकेला 1 है। ठीक इसी प्रकार इसको मैं कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली एक नंबर स्क्वायर है, एक नंबर 1 है, और एक नंबर हमारा क्या है माइनस के साथ है। तो इसको अगर देखते हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो कैसे होगा बताइए। इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए ये हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं फिलहाल के लिए ए स्क्वायर माइनस, इसको 2 को रहने ही दिया जाए, ठीक है ना, और इसको मैं मान लेता हूं 1 दिया है तो इसको मैं मान लेता हूं 1 का स्क्वायर। मैंने बोला था ना 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ tan थीटा दिया है तो मल्टीप्लाई बाई tan थीटा, और फिर मैं मल्टीप्लाई बाई इसको 1 मान सकता हूँ ना, क्यों? क्योंकि पहला नंबर हमारा a है और दूसरा नंबर हमारा 1 है। तो जब भी प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करते समय हमको क्या याद रखना रहता है 2ab, तो 2 तो 2 ही होगा, a की जगह पर मैंने tan मान लिया और b की जगह पर मैंने 1 मान लिया। ठीक है ना, सबको एक साथ आपको रखना है, रखना आपका काम है, कैसे रखते हैं ये चीज आपको विजुअलाइज होना चाहिए। तो इस हिसाब से, इसके हिसाब से मुझे एक ही बात समझ में आया कि प्रोडक्ट के सामने अगर माइनस का साइन है तो इसको मैं मान लेता हूं tan थीटा। आया समझ में? और फिर हो जाएगा ये हमारा माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 1 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे आप तो क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड का मैं आपको दिखाता हूं, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर प्लस 1 स्क्वायर, फिर माइनस 2 tan थीटा मल्टीप्लाई बाई 1, मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो वही बात हो जाएगा। अब इसको आप रीअरेंज करेंगे तो एकदम इसके जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एग्जैक्ट दिखेगा। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 0। अब एक बात ये हुआ कि यहां पर आप जब भी बात करेंगे स्क्वायर का, स्क्वायर कैसे होता है, अगर हम लोग दोनों तरफ अप्लाई कर दे किसको, रूट को,
तो रूट के लगने की वजह से ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ tan थीटा माइनस, नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 1। ठीक है, tan थीटा के फॉर्म में अगर मैं बात करूं, 1 किसकी वैल्यू होती है? 1 जो होता है, 1 किसकी वैल्यू होती है, बता सकते हैं आप लोग? तो यहां पर जो दिया गया है ना, 1 जो है, 1 होता है हमारा tan 45 डिग्री की वैल्यू। तो यहां पर मैं रख देता हूं, मैं यहां पर लिखूंगा tan थीटा इक्वल टू 1 की वैल्यू हो जाएगा tan 45 डिग्री। ठीक है, तो फ्रॉम दिस वी कैन से थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? बहुत इजी हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, अब हमको थीटा की वैल्यू उठा करके इसमें रखना है। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं है, 7 है ना, tan के पावर 7 थीटा प्लस कॉट के पावर 7 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, निकालना है ना, इसको निकालते हैं। तो बताइए कितना आएगा, लिखेंगे tan के पावर 7 थीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, cot 7 की पावर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि tan 45 डिग्री का होल पावर 7 प्लस cot 45 डिग्री का होल पावर 7। ठीक है, ये बताइए tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 1, तो 1 के पावर 7 प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, इसका भी हो जाएगा पावर में 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा 1 के पावर 7 और 1 के पावर 7, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2। 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए देखने में ये क्वेश्चन इतना लेंथी लग रहा था, लेकिन हमने एक एक स्टेप इतना परफेक्ट वे में हमने समझा है, ये हमारे लिए क्या हो गया है, बहुत इजी हो गया। ठीक है, तो मैं 1 सेकेंड के लिए हट रहा हूँ, आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए फटाक से। होप कि आपको पूरा अभी तक जितना हमने क्वेश्चन कराया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आपके लाइफ में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए एनसीईआरटी के, सबसे पहले उसको सॉल्व करिए, और जब सॉल्व हो जाता है, सॉल्व करने का तरीका हमने बता दिया, कुछ हमने ट्रिक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू।